हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और क्लास 10th हिंदी के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कौन से वो तरीके जो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकते हैं, जिनसे मेरा पूरा विश्वास है। कोई गारंटी नहीं है, कोई टॉप स्ट्रैटेजी नहीं है, इस बात की बिल्कुल भी अश्योरिटी नहीं है कि इन स्ट्रैटेजीज को, इस तरीके को फॉलो करके आपके 95% या अच्छे मार्क्स आएंगे। पर मेरे अनुभव से और मेरी समझ से ये कुछ स्टेप्स है जो अगर आप शॉर्ट में सुन के फॉलो करेंगे तो जरूर आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि इससे आपके हिंदी में अच्छे स्कोर भी आएंगे फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ये वो टिप्स हैं जो मैंने खुद जो है रिसर्च की है, खुद समझा है, अपने अनुभव से आपके काम आए। सबसे पहली बात जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो है हिंदी की कोर वैल्यूज। हर चैप्टर का एक कोर वैल्यू होती है, हर चैप्टर की कोर वैल्यू होती है। इससे बेनिफिट क्या होता है कोर वैल्यू को? फॉर एग्जाम्पल, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, मैं 10वीं बार कह चुका हूं, 11वीं बार भी आपसे कह रहा हूं, ये चैप्टर सिर्फ किसी चौराहे पे किसी मूर्ति के बारे में नहीं है जिसमें कभी कभी कोई कैप्टन जी जाके चश्मा लगा दिया करते थे। बिल्कुल नहीं, दूर दूर से नहीं, बिल्कुल गलत। ये पाठ इस बारे में है कि देश किसी जमीन, किसी जमीनी भूभाग, किसी जमीन के टुकड़े को हम देश नहीं कहते। देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। देश एक बलिदान करने की भावना ही देशभक्ति है। जैसे कैप्टन चश्मे वाला जो है, उसकी दुकान से कोई कस्टमर नाराज होकर चले जाए, चलेगा, किंतु नेताजी की कभी आंखें ऐसी सूनी रहे, ये उसको कभी नहीं चलेगा। जब आप चैप्टर की कोर वैल्यू समझते हो, जब आप बाल गोविंद भगत के बारे में पाठ करते हो, वो किसी गांव के वृद्ध व्यक्ति का चित्रण नहीं है उस पाठ में। वो पाठ इस बारे में है कि साधुता क्या है, कि केवल जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, किंतु अपने कर्म से बन सकता है। साधु कौन है? साधु संत, ये स्थिति का नाम है, ये तो स्थिति का नाम है। जब आप पाठ की कोर वैल्यू को समझते हो तो उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग, यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं कि बाल गोविंद भगत, जैसे फॉर एग्जांपल बाल गोविंद भगत से क्वेश्चन आया कि बाल गोविंद भगत की विशेषताएं बताइए, चारित्रिक विशेषताएं, तो ज्यादातर लोग वही घिसे पिटे आंसर लिखते हैं जो उन्होंने किसी ना किसी वीडियो से या खुद पढ़ा होगा कि बाल गोविंद भगत जो है कभी असत्य नहीं बोलते थे, उनकी बाहरी वेशभूषा कैसी थी, वो सब लिखते हैं। पर अगर आपको चैप्टर की कोर वैल्यू पता है तो आप अपने आंसर को इस तरीके से स्टार्ट करते हो कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी एक संत थे। बाल गोविंद भगत इस बात को प्रमाणित करते हैं कि साधु संत किसी वेशभूषा का नहीं अथवा एक स्थिति का नाम है। जब आप नेताजी के चश्मे के बारे में बात करते हो, जब आप माता के अंचल के बारे में बात करते हो, तो मां के दामन, मां के अंचल, ममता के बारे में जब आप किसी पाठ की कोर वैल्यू को समझोगे तभी आपके अच्छे आंसर्स बनेंगे। अच्छा आंसर हिंदी में लिखना मेरी समझ से वो नहीं होता कि आप 2 लाइन छोड़ रहे हो या 4 लाइन छोड़ रहे हो या आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो। अच्छा आंसर लिखने का ये मतलब है कि जिस पाठ से वो प्रश्न पूछा गया है आप उस पाठ को समझते हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से आप उसकी कहानी जानते हैं। इसलिए हर चैप्टर की कोर वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी होगी, वो आपको ढूंढनी होगी, समझनी होगी। ठीक है, मेरे वीडियोस में वो आपको अक्सर मिलती है या उसका एक और तरीका होता है ढूंढने का, मैं आपको जल्द बताऊंगा इसी सेशन में। हेल्प्स इन रिमेंबरिंग द चैप्टर। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कोर वैल्यू ऑफ एनी चैप्टर, उस क्षण, जिस क्षण आप किसी भी पाठ की कोर वैल्यू समझ जाते हैं, अपने आप जो है वो पाठ आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है, फिर आपको उसको बार बार 2-4 बार देखना नहीं पड़ता। तो कोर वैल्यू का योगदान तो जरूर है। तो हर चैप्टर की हिंदी में, साहित्य में कोर वैल्यू हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर ओवरव्यू, यही वो तरीका है। आप पूछते हैं कि हम चैप्टर की कोर वैल्यू कैसे समझे, तो आपको अगर हर एक पूरी बुक खोल के हर एक चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो चैप्टर से पहले चैप्टर का पृष्ठ जो है ना, ओवरव्यू ऑफ एवरी हिंदी चैप्टर, हिंदी में जैसे क्षितिज हो या चाहे स्पर्श हो, जब आप बुक खोलते हो आपकी, तो उसमें हर चैप्टर से पहले ऑथर के बारे में लिखा होता है और उसके बाद में एक पैच दिया होता है। उस जो पैच दिया है उस पैच में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है चैप्टर की पृष्ठ से जुड़ी हुई, वो आप देख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो चैप्टर बहुत आसानी से, आप बहुत तेजी से समझ पाते हो। दूसरा, जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लेंगे, है ना। अगर आपके पास पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हर चैप्टर का पृष्ठ पढ़ के, चैप्टर ओवरव्यू पढ़ के आप जाएंगे। इससे आपको चैप्टर की कोर वैल्यू भी क्लियर होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
उसके बाद जब हम राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, हिंदी लेखन के बारे में, चाहे ईमेल लेखन हो, चाहे औपचारिक पत्र हो, विज्ञापन, संदेश, सूचना, आप अ वाले हो, ब वाले हो, डजंट मैटर्स, हिंदी लेखन सेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मेरी जो सजेशन है वो है कि सिर्फ बेसिक फॉर्मेट फिक्स है तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि पत्र एक दिन पहले एग्जाम से देख रहे हैं पत्र लेखन का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट पहले क्लियर कर लीजिए। और पता है उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता है क्या लगता है, वो एक जगह फॉर्मेट देखते हैं ना तो फॉर्मेट एक तरीके से दिखता है, जब वो दूसरी जगह फॉर्मेट देखते हैं तो फॉर्मेट सेम ही दिखता है 80%, पर उसमें कुछ चेंज होता है। तो हर जगह फॉर्मेट में बेसिक कुछ चेंज होता है, बेसिक चीजें सेम होती है बट कुछ ना कुछ, कभी यहाँ एक लाइन ज्यादा छोड़ दी, कभी सब्जेक्ट के बाद किसी ने लाइन छोड़ी है, किसी ने नहीं छोड़ी है, किसी ने डेट लेफ्ट में लिखा है, राइट में लिखा है, कुछ लोग बोलते हैं पूरा लेफ्ट में ही लिखना है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सिर्फ डेट राइट में लिख सकते हो। तो बच्चा कंफ्यूज है, उसे समझ ही नहीं आता कि यार जब लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है तो हर जगह तो सेम फॉर्मेट होना चाहिए ना, ऐसा क्यों होता है कि एक जगह अलग फॉर्मेट है, दूसरी जगह फलान, तीसरी जगह ढिमकान, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पेपर राइटिंग का कोई फॉर्मेट फिक्स ही नहीं है। लेटर राइटिंग का कोई फॉर्मेट फिक्स ही नहीं है, वो बेसिक फॉर्मेट हमेशा सेम होता है। मैंने टॉपर्स आंसर शीट खोली थी, उसके माध्यम से मैंने कई बार बच्चों को यह बताया कि यार देखो क्या होता है ना, कई लोग सेवा में प्रधानाचार्य की जगह सिर्फ प्रधानाचार्य लिखते हैं, और सीबीएसई के मॉडल आंसर से आप खुद वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। सिर्फ प्रधानाचार्य लिख करके सीधा स्टार्ट कर दिया तो भी सही है, तो भी सीबीएसई ने खुद अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो मेन बात क्या है कि आप ये कह रहे हो क्या कि हम सेवा में प्रधानाचार्य की जगह सिर्फ प्रधानाचार्य लिखें? नहीं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पत्र लेखन का एक बेसिक फॉर्मेट समझिए, वही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइटिंग सेक्शन को मैंने भी अपने सेशंस में डिस्कस किया, वो भी चेकआउट कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पर याद रखिएगा पत्र लेखन का सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट आपको समझना है, थोड़े मोड़े वेरिएशंस आपको हर जगह मिलेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। मास्टर द फॉर्मेट के नंबर होते हैं, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको एक भी नंबर नहीं आएगा। पत्र नहीं भी लिखना आता तो भी फॉर्मेट सही है तो 1.5 नंबर उसको जरूर मिलेंगे। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स। जब आप विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें लास्ट में कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, या लेटर राइटिंग में जब आपको मान लो अब तो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक, सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है आपको टॉप में, तो वहां बच्चे अपना पता लिख देते हैं। उससे बेटर सोल्यूशन होता है कि आप लिख दे परीक्षा भवन, उसके बाद आपका सेंटर किस स्कूल में आया, वो स्कूल किस शहर में है, मान लो कि कोटा में, तो परीक्षा भवन कोटा पिन कोड, और यही सेंडर्स एड्रेस हो गया। फिर सीधा सेवा में प्रधानाचार्य, इस तरीके से आप शुरू कर देंगे। तो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। इससे बेनिफिट भी क्या होता है ना, अपने घर का पता लिखने में 2-3 लाइन लिखना टाइम वेस्ट होगा, सीधा परीक्षा भवन, क्योंकि जब आप लेटर लिख रहे हैं तो कायदे से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। तो एक तो ये टिप हो गई। दूसरा, विज्ञापन वगैरह में अपना पर्सनल फोन नंबर नहीं लिखना है। 99XX करके 234 ऐसा लिख देना, या 123456789110 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ज्यादातर केसेस है कि नाम दिया होगा कि आप अनुपम या अनुपमा है और आपको ये चिट्ठी लिखनी है, तो प्रश्न में जो नाम दिया है वही आपको मेंशन करना है। प्रयास करिए कि आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी या एड्रेस, कोई भी आपका ओरिजिनल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आप पेपर में ना मेंशन करें, ये मेरी सलाह है। गिव अ गुड स्टार्ट। आपको एक बेहतरीन शुरुआत देनी होगी राइटिंग सेक्शन में। जैसे आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, जैसे कुछ भी ले लो यार, जैसे मान लो गौदान के ऊपर आ गया तो गौदान, महादान, इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो। नारियों के ऊपर आ गया, माओ के ऊपर आ गया, है ना, तो जहां नारियों की पूजा होती है, यत्रे नारी। अब आपको मान लो ये श्लोक नहीं याद है या आपको ही नहीं याद है, तो उसका अर्थ लिख देना कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवताओं का वास होता है। किसी भी तरीके से आपको एक अच्छा स्टार्ट देना है। आपको क्या करना है, एक अच्छा स्टार्ट देना है, चाहे आपका अनुच्छेद हो या फिर आप राइटिंग सेक्शन में। एक अच्छा स्टार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अनुच्छेद लेखन में। और कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं हर जगह। कोटेशन से, कोटेशन याद नहीं है तो कुछ ऐसे हट करके शुरुआत करो जो आपको एक बेनिफिट देगा, आपको एक हेड स्टार्ट देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। व्याकरण के बारे में हम क्या कर सकते हैं। चाहे आप कोर्स ए वाले हो तो आपको 4 टॉपिक्स है, कोर्स बी वाले हो तो आपको भी 4 टॉपिक्स है, ठीक है। दोनों में वाक्य भेद थोड़ा सा कॉमन है, बाकी सब थोड़े टॉपिक्स अलग है। एक को पद परिचय है तो एक को पदबंध है। कोर्स ए वालों को पद परिचय है और कोर्स बी वालों को पदबंध है। व्याकरण के लिए
एक तो यार व्याकरण में नंबर मिलते हैं, तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप वन शॉट सेशन देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर ही लाइव सेशन में मैंने पूरा का पूरा कोर्स ए का ग्रामर, पूरा ग्रामर इस साल का एक सेशन में कराया है। कोर्स बी का भी एक सेपरेट सेशन है, आप अपने अपने सेशंस देख सकते हैं। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ग्रामर के लिए, आप मेरे सेशन से या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको जितने क्वेश्चंस हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्रामर थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह होता है, व्याकरण वाला भाग। उसमें आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको महारत उसमें हासिल होगी। रिमेंबर एग्जाम्पल्स टू, ये एक ट्रिक है, ये एक टिप है मेरी तरफ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक प्रो टिप ध्यान रखिएगा। अब व्याकरण में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कि अब बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आ रहे, एमसीक्यूज नहीं आ रहे ग्रामर में। तो अब आपसे मेरा ये मानना है कि वो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलंकार टॉपिक है, तो वो आपसे सीधा पूछेंगे कि आप हमें उपमा अलंकार का एक उदाहरण दो। तो हर एक अलंकार का और हर एक समास का एक एक उदाहरण कम से कम याद करके जाना, क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब एमसीक्यू नहीं है। तो एग्जाम्पल्स याद रखना। जब हम वाक्य भेद या वाक्य रूपांतरण के बारे में बात करते हैं तो याद करके जाइएगा, हर एक तरह के वाक्य का उदाहरण याद करिएगा, क्योंकि हमने सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी देखा वो कैसे सवाल पूछते हैं कि बच्चों सरल और मिश्र वाक्य में क्या भेद है, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको चाहे अलंकार हो चाहे समास हो, सारे अलंकारों का, सारे समासों का, सारे वाक्य भेदों का, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इन ग्रामर के हर एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर देख के जाना है, जिससे आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद जो आपका एक सेक्शन खाली बचता है वो है अपठित गद्यांश और पद्यांश का। इसके लिए आपको वही ट्रिक करनी है कि देखिए, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो पेपर के आते ही आप एक बार सवाल देख लीजिए। ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक नहीं है, पर मुझे लगता है ये आपके काम आएगी। जैसे ही आपके हाथ में होता है, हाँ ये गलती आपको नहीं करनी है कि 15 मिनट का जब आपको रीडिंग टाइम मिला तो आप क्या करोगे कि पूरा 15 मिनट सिर्फ अनसीन पैसेज पढ़ने में ही, दोनों पैसेज पोएम या दोनों पैसेज पढ़ने में वेस्ट कर दिए। नहीं, आपको फटाफट आप मेरा सुझाव ये रहता है कि सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए। पर सवाल पढ़ना भी काम नहीं आता, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अब वो अनसीन पैसेज में आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछते कि सोहन के कितने भाई थे और आपने दिमाग में आया कि पूछा, और जब आप पैसेज पढ़ रहे हो सोहन के बारे में तो कहीं लिखा है 4 भाई थे, आपको क्लिक हो गया हाँ क्वेश्चन था, इसका आंसर 4 है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। अपठित गद्यांश वाले भाग में भी अब वो आपसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी में भी। हाँ, आपने देखा नहीं सैंपल क्वेश्चन पेपर, मैंने सॉल्व कराया इसी चैनल पे, आप चेकआउट कीजिएगा। वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, असर्शन रीजन, 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे, बोलेंगे इसमें से ज्यादा सही कौन सा है, इसमें से कौन सा गलत है। ऐसे सवाल, ये वो सवाल नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ोगे। तो मेरा निजी तौर पे मानना है कि जैसे पेपर हाथ में आए, एक बार अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से पढ़ना, उसके बाद अनसीन पैसेज पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुरू के जब आप 4 या 5 लाइन पढ़ते हो किसी भी पैसेज के, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया हो जाता है। अरे मान लो 6 लाइन पढ़े, उससे आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आ जाता है कि ये पैसेज किस बारे में है, इसकी थीम क्या है। उसके बाद आप बाकी का पेपर पढ़िए, उसमें डिसाइड कीजिए कि जिन क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है उसमें से मुझे कौन सा लिखना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। लिटरेचर सेक्शन में से 3 क्वेश्चन दिए हैं, कृतिका में से तो मुझे 2 कौन से करने हैं वो डिसाइड कीजिए उसके, क्योंकि आपके लिए पूरा पेपर पढ़ना भी जरूरी है। जब आप अनसीन पैसेज सॉल्व करेंगे तो ये करना होता है कि अनसीन पैसेज पढ़ते वक्त, हालांकि एग्जामिनेशन में पेपर के ऊपर कुछ भी मार्क करना यूजुअली अलाउड नहीं होता, पर फिर भी जब आप अनसीन पैसेज पढ़ रहे हैं तो जो जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वहां पेंसिल से एक छोटा सा डॉट बना दीजिए, बस कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये वाली लाइन में मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, खाली बस छोटा सा डॉट, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यूजुअली जो चीज़ें पैसेज पढ़ते वक्त हमें इंपॉर्टेंट लगती है वही जो जगह चीजें होती हैं वो क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पूछी गई होती है। बाकी अनसीन पैसेज इज ऑल्सो अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, अपना काम मत मेंटेन करिए। कोई भी बच्चा, एवरेज से एवरेज बच्चा भी अनसीन पैसेज कर लेता है। गलती क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि पूरा समय पैसेज और पोएम पढ़ने में, अपठित गद्यांश पद्यांश या दोनों अपठित गद्यांश पढ़ने में पूरा समय निकाल दिया, पेपर से अभी तक फेमिलियर नहीं है, घंटी बज गई, 15 मिनट पूरे हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अनसीन पैसेज से फेमिलियर हो जाइएगा, पर पूरे पेपर को भी जरूर पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो मैं आशा करता हूं कि आपके 10वीं के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपकी जरूर सहायता करेगी। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।